नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में। और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ हम बातें करते हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में। तो मैं मनीष कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आइए हम लोग बातें करते हैं इन कुछ सवालों के बारे में जो हमारे इस प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। और हमें बात करेंगे कि इसमें कैसे इसकी तैयारियां करनी है। और ये सवाल कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सवालों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हम लोग सवालों की ओर। कैसे कैसे सवाल हैं आइए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि थकावट शब्द का, क्षमा चाहेंगे, थकावट शब्द किस संज्ञा का भेद है। यानी थकावट शब्द जो है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, उसे हम किस संज्ञा में मान सकते हैं थकावट। तो यहाँ हमें समझने की बात यह है कि थकावट कहाँ से उत्पन्न होती है। क्या हम कहीं से उसे लाते हैं, कहीं से खरीद लाते हैं, या कोई हमें दे देता है? ऐसा कुछ नहीं है। तो थकावट कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे अंदर से, हमारी भावना है, भाव है कि हम थक गए, हम महसूस करते हैं उसे। इसलिए जिसे हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। ऐसी बातें जिसे हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसलिए थकावट किस संज्ञा का भेद होगा? भाववाचक का। इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। अगला सवाल है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ बात की जा रही है, यहाँ हम देख सकते हैं कि कनक कनक यानी कनक की आवृत्ति 2 बार है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें अनुप्रास अलंकार पर ध्यान नहीं देना है। हमें ये ध्यान देना है कि कनक कनक 2 बार दोहराया गया है, पूरे शब्द को दोहराया गया है। यहाँ वर्णों की बात नहीं है, एक वर्ण की आवृत्ति नहीं है, यहाँ पूरे शब्द की आवृत्ति है। और कनक, एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतुरा। यानी एक ही शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। यानी ये कौन सा अलंकार होना चाहिए? तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि जब एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाए तो इसे यमक अलंकार कहते हैं। जब एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में एक ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये यमक अलंकार कहलाता है। यानी ये हमारा जो पद है वो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसलिए सही जवाब हमारा होगा नंबर 3। अगला सवाल है, सांप के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। यानी वैसे कॉलम को चुनना है जिसमें सभी शब्द सांप के पर्यायवाची हों। यानी इसमें हम देखेंगे कि ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। लेकिन नंबर 2 सर्प, अहि, भुजंग, ये तीनों नाम सांप के हैं। सर्प और भुजंग तो हम लोग जानते हैं। आपके लिए एक नया शब्द आया है, अहि। तो अहि का मतलब भी सर्प ही होता है, सांप ही होता है, ये आप आज जान लें। इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा सर्प, अहि, भुजंग। यानी सही विकल्प हमारा है 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव, जैसा कि हम इस शब्द से, इस नाम से पहले भी परिचित हैं कि तद्भव क्या होता है, तो वैसे उस तरीके से तद्भव शब्द हमारे लिए यहाँ कौन सा होता है? ये या ये। तो जैसा कि उत्साह, कीट, ग्राम, ये तीनों शब्द जो हैं वो संस्कृत रूप में से लिए गए हैं। लेकिन आंसू, ये जो है ये हिंदी भाषा की शब्द है। इसलिए इसका सही जवाब हमारा है आंसू, क्योंकि आंसू ही एक ऐसा शब्द है जो इस कॉलम में हिंदी है, यानी तद्भव शब्द है। इसलिए सही जवाब हमारा है 2। अगला सवाल है, पाली का प्रयोग किस धर्म के ग्रंथों में हुआ है। यहाँ जरा सा हम चलें अतीत की ओर कि पाली जो शब्द आया तो ये पाली का प्रयोग किस धर्म में किया गया था? कौन सा धर्म इसकी शुरुआत किया? किसने इसको माना? किसने इसका पालन किया? तो जैसा कि आपको मैं बताता चलूं कि पाली जो शब्द है
ये बौद्धिक शब्द है और इसका पालन, इसका उद्भव, इसकी मान्यता बौद्ध धर्म में ही थी। इसको बौद्ध धर्म के लोग इसका प्रयोग करते थे और वही लोग इसे मानते थे। यानी सही जवाब हमारा होगा बौद्ध धर्म। पाली शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म के लोग करते थे। सही जवाब होगा 3। अगला सवाल है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों जान लीजिए कि शांत रस जिसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता है, इसलिए शांत रस निर्वेद होता है। यानी शांत रस का भाव, अस्थाई भाव निर्वेद होगा। यानी सही विकल्प हमारा होगा 3। अगला सवाल है के लिए किस कारक का चिन्ह है? यहाँ ध्यान देंगे, के लिए किस कारक का चिन्ह है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कारक हैं उन सभी के एक एक चिन्ह हैं, जिसके लिए हम उसे चिन्ह का प्रयोग करके उसे निर्देशित करते हैं कि ये कौन है। तो के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ये हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। ये संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, इसलिए सही उत्तर है 1। अगला सवाल है दूर की कौड़ी लाना मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। दूर की कौड़ी लाना, इस शब्द से आप देखिए कि क्या इसका अर्थ निकल सकता है। यानी दूर की कौड़ी लाना, कौड़ी बहुत कठिन है, तो बहुत सी पहले लोग कहते थे कि कौड़ी के भाव बिक गई। तो बात है कि यहाँ कौड़ी शब्द यानी एक छोटी सी वस्तु है, लेकिन दूर की कौड़ी लाना, आखिर उसे क्यों लाया गया? यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल सकता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हमारे पास आता है दोस्तों दूर की सोच लेना। यानी आप यहीं हैं लेकिन आपने बहुत आगे सोच लिया कि आगे क्या होने वाला है, हम जो करने जा रहे हैं इसके आगे क्या होगा। तो दूर की सोच लेना, तो दूर की कौड़ी लाना का अर्थ होगा दूर की सोच लेना। सही जवाब हमारा हो जाएगा 2। अगला सवाल है नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब यहाँ बताना है क्रिया के भेद, जिसमें एक नाम धातु क्रिया होती है और उसमें हमें ये देखना है कि इन सभी पंक्तियों में किसमें उस नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ध्यान देंगे दोस्तों कि उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। यहाँ क्रिया हो रही है हथियाना, लूट लेना, लेकिन उसमें सभी बातें कि पूरी संपत्ति, क्या हथिया लूटा किसी ने? तो मेरी संपत्ति लूटी। कितनी लूटी? तो पूरी लूट ली। मात्रा के साथ इसमें बताया गया है, इसलिए इसे नाम धातु क्रिया का नाम दिया गया है और हमारा सही जवाब है उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। यानी सही विकल्प हमारा है 1। अगला सवाल है आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा? आदर का विशेषण यानी विशेषता क्या है आदर का? आदर हम लोग करते हैं, लेकिन होता क्या है? तो होता आदरणीय है। जो आदरणीय होते हैं उसे हम आदर करते हैं, यानी जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है हम उसी का आदर करते हैं। इसलिए आदर शब्द का विशेषण आदरणीय होगा। सही विकल्प होगा 2। अगला सवाल है पुरुषोत्तम। ध्यान देंगे, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन हमारा है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो पहले हम पुरुषोत्तम का विग्रह करें, तो जो पुरुषों में उत्तम हो वो पुरुषोत्तम होता है। तो पुरुषों में उत्तम, अब यहाँ हम ये देखेंगे कि में किस कारक का चिन्ह है। तो में यानी क्या वो कर्म का है, करण का है, अधिकरण का है, संबंध का है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकरण का चिन्ह होता है में, पे, पर, यानी में, पुरुषों में। तो ये कारक चिन्ह अधिकरण से मेल खाता है, यानी पुरुषोत्तम कौन सा समास होगा? तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। ये पुरुषोत्तम जो है वो अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा और सही जवाब होगा 3। अगला सवाल प का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो प का उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ है, क्योंकि जब हम प बोलते हैं तो दोनों ओठों का स्पर्श होता है, इसलिए सही जवाब होगा ओष्ठ, नंबर 3। अगला सवाल है साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु का स्त्रीलिंग दोस्तों साधुनी, साध्वी, साधवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमें ये देखना है कि साधुनी तो होता नहीं,
और साध्वी होता है, लेकिन ये साध्वी नहीं बल्कि ये साध्वी होता है जिसमें ध और व संयुक्त होते हैं। इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा नंबर 2। अगला सवाल है य का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो य का उच्चारण स्थान तालु है दोस्तों। जब हम य का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे ऊपर तालु को स्पर्श करता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा तालु, नंबर 4। अगला सवाल है अवर का विलोम शब्द कौन सा है? अवर ये एक व्याकरण की एक भाग है। अवर का विलोम क्या होगा? तो अवर का विलोम होगा प्रवर। अवर का विलोम प्रवर, सही ऑप्शन होगा 1। अगला सवाल है निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प चुनिए। अब इसमें हमें वाच्य में परिवर्तित करना है कि मैं साइकिल से विद्यालय गया, इस शब्द को कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसे हम कर्मवाच्य में क्या लिखेंगे? मैं साइकिल से विद्यालय गया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाएगा, इसमें क्या परिवर्तन करना होगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कर्मवाच्य में कोई भी वाक्य को बदला जाता है तो उसमें द्वारा प्रयोग किया जाता है कि मेरे द्वारा ये कुछ हुआ, ताकि वाक्य में कर्म की प्रधानता हो जाए। ऐसे तो कर्ता की प्रधानता हो रही है। मैं साइकिल से विद्यालय गया, इसमें कर्ता की प्रधानता हो रही है। अभी यह वाक्य हमारा कर्तृवाच्य में है, लेकिन इसे जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम लिखेंगे मेरे द्वारा साइकिल से विद्यालय जाया गया। मेरे द्वारा साइकिल से विद्यालय जाया गया, ये होगा कर्मवाच्य में। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा नंबर 2। अगला सवाल हमारा है कि कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? यानी कन्नौज की जो भाषा है कन्नौजी, वो किस क्षेत्र में, भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका जवाब हमारा होगा, जैसा कि कन्नौजी डोगरी की नहीं है, मेवाती की नहीं है, पूर्वी हिंदी नहीं है, वो पश्चिमी हिंदी की है। यानी वो कन्नौजी भाषा को हम पश्चिमी भारत के इलाकों में सुना जा सकता है। वहाँ हम अगर मौका मिले तो हम वहाँ जाकर कन्नौजी भाषा को सुन सकते हैं कि वो वहाँ किस तरह की कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यानी कन्नौजी भाषा पश्चिमी हिंदी की वर्ग की बोली है, इसलिए सही जवाब हमारा होगा 2। अगला सवाल है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? यानी किस वाक्य से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है? क्या प्रेरणा मिलती है? कुछ भी मिलती है। यानी वह गांव जा रहा है, राम खाना खा रहा है, मैंने पुस्तक पढ़ ली, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन किसान अपने नौकर से हल चलवाता है, ये प्रेरणार्थक वाक्य है। इसमें प्रेरणा ये मिलती है कि किसान जो क्रिया कर रहा है वो अपने नौकर से करवा रहा है, इसमें ये प्रेरणा मिलती है। इसलिए सही जवाब हमारा होगा नंबर 4। अगला सवाल निम्नलिखित में से विभाव के कितने प्रकार हैं? तो विभाव के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, इसलिए सही जवाब हमारा होगा नंबर 2। अगला सवाल है कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसे हम लोग गरीबी में आटा गीला के नाम से भी जानते हैं। इस वाक्य को, मुहावरे को, क्षमा चाहूँगा, कहावत को हम लोग गरीबी में आटा गीला के नाम से भी जानते हैं। उसी को यहाँ कंगाली में आटा गीला कहा गया है। यानी इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता ये चलता है कि अगर एक आफत है और उसके साथ दूसरी भी आ गई तो हम कहते हैं कि ये और गरीबी में आटा गीला करने आ गई। इसलिए एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आना, ये होगा इसका सही अर्थ, कंगाली में आटा गीला का सही। इसलिए सही विकल्प होगा 3। अगला सवाल है दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। यानी इसमें हमें कामदेव जो शब्द है इसके पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। तो कामदेव को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे शब्द डाले गए हैं जो किसी दूसरे के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन नंबर 4 को हम देखें, मदन, कंदर्प, मनमत, मनोज, ये चारों नाम कामदेव के ही हैं। यानी हमारा सही विकल्प
हो जाएगा 4। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ हमें ये देखना है कि जो वाक्य हमारे पास 4 वाक्य हैं विकल्प में, तो किसमें बर्तनी और लिखावट की शुद्धता सही है। यानी अब तुम मैं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इसमें वाक्य में अशुद्धि है। अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, अब तुम मुझको बेवकूफ़ ना बना सकते, यानी ये वाक्य अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं दर्शाई गई है। बाकी 3 वाक्य जो हैं उसमें अशुद्धियाँ हैं, इसलिए सही विकल्प हमारा होगा नंबर 3। अगला सवाल हमारा है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। भारतीय, अब ये एक विशेषण है भारतीय। अब भारतीय का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो चूंकि यह आकारांत है, इसलिए इसमें हम ओ की मात्रा के साथ अनुस्वार लगाएंगे, यानी सही शब्द हो जाएगा भारतीयों। जो आकारांत शब्द होते हैं उसमें हम ओ के साथ अनुस्वार लगाते हैं बहुवचन के लिए, इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा भारतीयों और सही ऑप्शन है 1। अगला सवाल है मोहन कुछ ना पूछो। यहाँ पर हमें दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि मोहन के बाद यहाँ एक खाली स्थान हो, उसमें हम क्या भर सकते हैं जिससे हमारा वाक्य बिल्कुल सुंदर और सुटेबल हो जाए कि मोहन कुछ न पूछो। तो यहाँ हम ये ऐसा वाक्य है कि मोहन से कुछ न पूछो, ऐसा अगर हम करते हैं तो वो बिल्कुल सटीक हो जाता है कि मोहन से कुछ न पूछा जाना चाहिए, यानी सही विकल्प हमारा होगा नंबर 2। अगला सवाल है अध्येता शब्द में उपसर्ग क्या है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर एक संधि जो हमारा है इसमें शब्द है अध्येता। अध्येता बनता कैसे है, तो इसमें ई के साथ अगर अ जोड़ा जाए या आ जोड़ा जाए तो ये य बन जाता है। यानी यहाँ जो अध्येता ये जो हमारा है या इसे तोड़ना है, यानी एक पद में हर्षई की मात्रा ले लेनी है, यानी अधि प्लस अता, तब बराबर हमारा हो जाएगा 1 मिनट, अधि प्लस एता, तब हो जाएगा अध्येता। तो इसका जब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा पहला पद क्या है, ये अधि है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अध्येता शब्द का उपसर्ग क्या है, तो अध्येता शब्द का उपसर्ग हमारा होगा अधि। अधि जो शब्द है ये अध्येता का उपसर्ग होता है, तो इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा नंबर 4। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपके सामने 25 सवाल रखे। 2500 सवाल को कैसे सॉल्व करना ये मैंने आपको बताया। अब एक सवाल मैं आप सभी श्रोताओं से, दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि घनश्याम में कौन सा समास होता है। घनश्याम, ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि घनश्याम इसमें कौन सा समास होता है, और इसका जवाब दोस्तों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि घनश्याम कौन सा समास होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फटाफट अपने मोबाइल बॉक्स के कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां आप अपने सही जवाब को टाइप करें और हमें तुरंत भेज दें। और मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के जो भी सवालात हैं हमारे हर वीडियो में आपके समक्ष पेश किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस तरह के वीडियोस के लिए। और मैं एक बात बताता चलूं कि इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल आरपी कैरियर क्लासेस पे आसानी से उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपया है। और अगर आप हमारे
इन प्रैक्टिस सेट्स को खरीदते हैं तो आपको उसके साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में दिए जाते हैं, जो आपको आपके परीक्षा फल को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो देर न करें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे प्रैक्टिस सेट्स को देखें, हमारे मॉक पेपर को देखें कि क्या आपके लिए लाभदायक है, क्या आपके लिए मददगार है इस प्रतियोगिता परीक्षा को सफल बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब मैं फिर आपको अगले वीडियो में एक नए सवालों के साथ फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।